हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार या स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और हम लोगों ने इस पर लगभग 900 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के आगे की प्रश्नोत्तरी है और इस प्रश्नोत्तरी को अगर ले लें तो हमारा टोटल 1000 प्रश्न हो जाएंगे आपके बिहार या स्टेट टीजीटी के। तो हम आशा करेंगे कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको पेपर सॉल्व करने में। बाकी आप लोग कोशिश यही करिएगा कि 75 क्वेश्चन ज़रूर सही करके आएँ 150 प्रश्नों में से। माइनस मार्किंग है नहीं, क्योंकि अभी देखिए बिहार में जो लोग ज्वाइनिंग पाए हैं पहले और दूसरे चरण में, जो महिलाएं पाई हैं, उन लोगों की छंटनी प्रारंभ है। क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था सीटेट में 90 नंबर से कम होने पर भी उनको वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया गया था, ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी। उन लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो आप लोग कोशिश यही करिए कि आप लोग जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करिए अगर बिहार से बाहर के हैं, और 75 क्वेश्चन ज़रूर सही करके आइए ताकि आपको टीजीटी का पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं और इसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो उतना ही लोड लेकर के चलिए। प्रश्न है, सुमेलित करना है। अल्प विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्धविराम, निर्देशक चिन्ह। और आपके सामने देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसा कि अल्प विराम, अल्प विराम में क्या होता है, एक इस तरह से होता है, ठीक है। तो पहले का आ है, पहले का आ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी विस्मयादिबोधक चिन्ह तो ई हो जाएगा, अर्धविराम अ हो जाएगा और निर्देशक चिन्ह ई है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में एक कथन सत्य है, और सत्य कथन का आपको चयन करना है। जैसा कि आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है कि लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। तो 2 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, आपको बेटर फील होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कि उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, शंकुक। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद ये भट्टलोलट का है। भट्टनायक का जो था वो भुक्तिवाद था, भुक्तिवाद। और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अ से अभिनवगुप्त, अ से अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। और शंकुक का अनुमितिवाद, ठीक है, अनुमितिवाद। और देखिए इससे प्रश्न एक और बनता है कि जो वाद हैं, इन वादों का संबंध किससे है, किस दर्शन से है, क्योंकि उससे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हैं। तो जैसा कि भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद है या आरोपवाद है, इसका जो दर्शन है वो मीमांसा दर्शन है। ये उत्पत्तिवाद का जो दर्शन है वो मीमांसा है, मीमांसा। उसके बाद भुक्तिवाद, जो भुक्तिवाद या भोगवाद है भट्टनायक का, ये सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। अभिव्यक्तिवाद ये शैव दर्शन है, अभिनवगुप्त का है, ये शैव दर्शन से संबंधित है।
अनुमितिवाद, अनुमितिवाद जो है वो न्याय दर्शन से संबंधित है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। 4 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। जब सिंह तलवार लेकर के आए, तो सिंह का मतलब है कि वीर आदमी, और गीदड़ भाग गए, तो गीदड़ मतलब कायर लोग। तो इसमें अविधेयार्थ अर्थ न लेकर के लक्ष्यार्थ अर्थ लिया गया, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। अगर सिंह, गीदड़ इससे भिन्न कुछ नया अर्थ लिया गया होता तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। चीर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। 5 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये मुख्यार्थ से भिन्न एक अलग अर्थ की परिकल्पना की गई है। लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो 7 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। आपका जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है, और बाकी सभी स्टेटमेंट आपके सही है। दोस्तों, ये बिहार स्टेट की जितनी भी प्रश्नोत्तरियाँ इसके पहले हुई हैं वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे बिहार स्टेट हिंदी सॉल्व पेपर करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसी में सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो उसमें जा करके आप लोग देख सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं कि गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? 8 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुण का संबंध जो है रीति से है, और रीति के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो वामन है, वामन, आचार्य वामन। ये चीज़ ध्यान दीजिए। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ि तो अथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य हैं कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? और आपके सामने ऑप्शन है दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। 10 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें, तो जैसा कि इसमें चौपाई छंद है। अगला प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। दोहा में पहले 13 होता है, फिर 11 होता है। सोरठा में पहले 11 होता है, फिर 13 होता है। दोहा, सोरठा ये सब उल्टे होते हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11।
निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, बरवे। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो है वो दोहा छंद है, और दोहा एक अर्धमात्रिक छंद होता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। औरात सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो में कौन गण है? कौन से गण हैं? जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा गढ़ है। आप लोग ये तो जानते होंगे कि यमाता राज भानसलगा जो सूत्र है उसी के आधार पर गणों की गणना की जाती है, और उसमें गुरु लघु जो भी वर्ण आते हैं उसके आधार पे आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा गढ़ है। तो ये सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्राकृत पैगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? अलंकार शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, छंद शास्त्र, भाषा शास्त्र। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो ये छंद शास्त्र है। प्राकृतिक पेंगुलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है, और प्राकृत पेंगुलम लिखा किसने था? तो लक्ष्मीधर ने। ये आदिकाल के राइटर हैं लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न 14 नंबर। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सोरठा, हरिगीतिका, रोला, दोहा। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कौन सा है? ये 14 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए। तो जैसा कि मात्राओं वाला जो छंद है उसको सोरठा कहते हैं, ठीक है। 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को सोरठा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनती है, यही गलत है। 15 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि कुंडलिया जो छंद है वो दोहा और रोला के मेल से बनता है। बाकी और सभी सही हो जाएंगे। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्रा होती हैं। द्रुतलंबी छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, 9 भ र का क्रम होता है, और गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? गीतिका, उल्लाला, हरिगीतिका, कवित्त। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 16 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा हरिगीतिका। ये जो पंक्तियां हैं वो हरिगीतिका छंद की हैं। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त
पद्यांश में छंद है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। और आपके सामने ऑप्शन है मालिनी, सवैया, वंतस्थ, कवित। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वंतस्थ। अगला प्रश्न है कि अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भामा, शंकुक, दंडी, मम्मट। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो अनुमितिवाद है वो शंकुक का है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि इस पर डिटेल में बात हो चुकी है पहले। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत। तो जैसा कि 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, रस सिद्धांत, क्योंकि शुक्ल जी रसवादी आचार्य भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है तुलसी रघुवर प्रियाश्रम जानी हैं, बैठ विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकितन वारि विलोचन बाढ़े। यहाँ कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विवश रस। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा 20 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें श्रृंगार रस। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो 21 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने ये साधारणीकरण की व्याख्या की है और किसी ने इसमें से नहीं किया। अगला प्रश्न है कि जो विषय, वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि जो विषय, वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीप्त करे वहाँ पे उद्दीपन होता है। तो 22 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है? अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, विवश रस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम। तो 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। अगला प्रश्न है 24 नंबर। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परिछाही, याते सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पल टारती नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। 24 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो 24 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है यानी गलत कथन, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो भाई ये तो स्टेटमेंट ठीक है। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी सही है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन है? तो ये बी ऑप्शन। ठीक है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं, यही आपका गलत है। बाकी और सभी कथन सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, सरल वाक्य। तो 26 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मिश्र वाक्य।
संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है, तो इसलिए मिश्र वाक्य हो जाए। अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है कि युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, एक ओवर में 6 छक्के लगाए युवराज। विधेय बताना है, इसमें विधेय कौन ऑप्शन में है। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, क्योंकि हम लोग उद्देश्य विधेय पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये आपका विधेय हो जाएगा। और जो युवराज है ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य भेद को पहचानना है और बताना है। जब तक परीक्षा जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। सरल वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो 28 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य, क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। अगला प्रश्न 29 नंबर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। अनेक लोग तबाह हो गए बाढ़ के प्रकोप से। बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है। तो 29 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। बाकी और सभी स्टेटमेंट अशुद्ध है। अगला प्रश्न 30 नंबर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई। इनमें से सभी शुद्ध हैं। 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 का सी ऑप्शन, राम ने भरपेट मिठाई खाई। अगला प्रश्न 31 नंबर। शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरे को भूख है, कल घर जाऊंगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले। तो 31 का जो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कल घर जाऊंगा, बी ऑप्शन। बाकी मेरे को भूख है तो ये नहीं, मुझे भूख है। राजा जरूर मरेगी तो राजा जरूर मरेंगे। वह बोले तो वह बोला, शुद्ध हो जाए। अगला 32 नंबर। शुद्ध वाक्य चुनना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। 32 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, तो जैसा कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ने से मालूम चल जाता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर। वह कुत्ता को घुमाने ले गया। वाक्य में अशुद्ध पद है। ले गया कुत्ता को, वह घुमाने। तो इसमें जो अशुद्ध है वो कुत्ता को, क्योंकि यहाँ पे आपका जो होना चाहिए था कुत्ते को, जो शुद्ध रूप होगा कि वह कुत्ते को घुमाने ले गया। अगला प्रश्न 34 नंबर। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का।
सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 34 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न 35 नंबर, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, उपयुक्त, सभी, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। तो 35 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। कृष्ण बांसुरी बजाते थे एक वाक्य हो गया, राधा नाचती थी दूसरा हो गया, और सबसे जोड़ दिया। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कैसा वाक्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। सही उत्तर का चयन करिए 36 नंबर का। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो जो अंडे का शहजादा होगा वो अनुभवहीन व्यक्ति ही होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, घी का दिया कौन जलाता है? जो खुशी मनाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ओछे की पीत भालू की बीत, कि जो तुच्छ आदमी होता है उसकी मित्रता ऐसी ही होती है। अगला प्रश्न 40 नंबर, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मक्कारी करना, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना, मुंह अलग दाल अलग, जैसा स्वामी वैसा सेवक। तो 40 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना। अगला प्रश्न 41 नंबर, आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एकदम मूर्ख, जो अपना हित अहित न समझे, मूर्ख किंतु धनी, बिना विचारे धन खर्च करने वाला। तो 41 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मूर्ख किंतु धनी। अगला प्रश्न 42 नंबर, 4 विकल्प दिए गए हैं और सही लोकोक्ति का अर्थ बताना है। हो नहार बीरवान के होत चीकने पात, किसी से व्यवस्थापूर्ण मांगना, ऊपर से भला बनकर धोखा देना, प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है, व्यर्थ में गले पड़ना। तो प्रतिभा बचपन से दिखाई पड़ती है, हो रहार बीरवान के होत चीकने पात। अगला प्रश्न 43 नंबर, कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जू बालों तक जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना। तो 43 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान न देना। अगला प्रश्न 44 नंबर, सही लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना, आमदनी से अधिक खर्च, अपनी इज्जत अपने हाथ, मूर्खों के सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ। तो 44 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बातें बताना व्यर्थ। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला प्रश्न 46 नंबर, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताना है। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पोड़े।
तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का लोप होता है, और अथवा या। तो पाप और पुण्य में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। 46 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिरधारी में कौन सा समास है? तो गिर को धारण करने वाला, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। भगवान श्री कृष्ण जो पर्वत को अपने कानी उंगली पर उठा लिए थे। अगला प्रश्न 48 नंबर, नरसिंह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। नरसिंह, नरसिंह किसे कहा जाता है? नरसिंह के समान। देखिए, अगर इसमें नरसिंह अगर बहुव्रीहि ऑप्शन रहता है तो आपका बहुव्रीहि सही होता है, लेकिन बहुव्रीहि न होने के चक्कर में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, 48 का आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी, नील गगन, आजन्म, त्रिभुवन। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो 49 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरारी। क्योंकि जो मुर नामक दैत्य था उनके जो शत्रु हैं वो हैं मुरारी, यानी कि श्री कृष्ण भगवान। गोधुम चढ़कम में समास है, इतरेतर द्वंद्व, दिगु, एक रोष द्वंद्व, समाहार। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए, गोधुम चढ़कम में कौन सा समास? तो 50 का आपका सही उत्तर हो जाएगा समाहार द्वंद्व। क्योंकि समाहार द्वंद्व जो होता है उसमें एक ही तरह के एकाधिक पदों का समूह होता है। ठीक है, इसलिए गोधुम चढ़कम में समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में सिर्फ यहीं तक। हम लोग फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।